बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर 2025 का सेकंड शिफ्ट का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान। तो ये कौन था? ये अटल बिहारी वाजपेयी था। ये कौन था? ये अटल बिहारी वाजपेयी था। अब अगर इसकी बात करें तो शुरू में ये 13 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, किसके? इंडिया के। फिर ये आगे चल के 13 मंथ के लिए क्या बने थे? 13 मंथ के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1998 तक ये क्या रहते हैं? ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर इनको फुल टर्म क्या दी जाती है? इनको फुल टर्म के लिए मुंतखब किया जाता है। शुरू में 13 दिन के लिए थे, फिर 13 मंथ के लिए बने, फिर आगे चल के ये क्या बनते हैं? ये पूरे एक फुल टेन्योर के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। ये कब से कब तक बने अगर इनकी बात करें तो ये 1999 से लेके 2004 तक ये क्या बनते हैं? ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब यहां पे याद रखिएगा, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी थे जिन्होंने अपनी फुल टर्म की अगर बात करें तो वो क्वेश्चन ये बनते हैं कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या थे? ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी फुल टेन्योर जो है वो पूरा किया था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, जब नॉन कांग्रेस थे तो इनकी पार्टी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, इनकी जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी। अगर इस भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये कब बनाई गई? ये 1980 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1980 में इसकी बुनियाद रखी गई। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस पार्टी के को-फाउंडर भी थे। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और फिर ये भी याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी करंट लीडर है, जो करंट इसके मतलब इसको आगे लेके चल रहे हैं, तो वो कौन है? वो नरेंद्र मोदी है। वो कौन है? मोदी हैं, जो इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। अब जरा बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये लाहौर कब आए थे, या इनके बारे में क्वेश्चन ये याद रखिएगा, इन्होंने मीनार पाकिस्तान का विजिट कब किया था? तो फेब 1999 में। कब? फेब 1999 में। और उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। वो कौन थे? वो नवाज शरीफ साहब थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें ना, अटल बिहारी वाजपेयी ये शख्सियत है। अब इनकी अगर बात करें तो इनकी डेथ कब हुई? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई। कब हुई? अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी या मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट या प्राइमरी कंपोनेंट कौन होता है? वो मीथेन होता है। वो कौन सा होता है? वो मीथेन होता है। अब इसको मैंने इस वजह से यहां पे इसकी पिक्चर लगाई है ताकि आपको समझ आ चुके। जब आप घर में नेचुरल गैस, सुई गैस जो है वो जलाते हैं, जो नीला शोला आपको नजर आता है वो मीथेन की वजह से होता है। अब यहां पे ये देख ले, ये कलर उसने बता दिए हैं। फिर यहां पे अब जब मेन कंपोनेंट मीथेन है तो मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4 है। मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4 है। और अब इसी मीथेन से याद रखिएगा, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स हैं। जब इस नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स। तो यहां पे पहले नंबर पे तो मीथेन याद रखिएगा। मीथेन CH4 इसका फार्मूला है। फिर इसी तरीके से दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे इथेन है। दूसरे नंबर पे इथेन का फार्मूला क्या है? इथेन का C2H6 जो है ये किसका फार्मूला है? ये इथेन का है।
और इसी तरीके से प्रोपेन, तीसरे नंबर पे प्रोपेन याद रखिएगा, प्रोपेन C3H8, C3H8 प्रोपेन का फार्मूला है। फिर अब यहां पे देखिए ये प्रोपेन हो गया, अब ये ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला भी एग्जाम के अंदर वो पूछता है। ये जो ब्यूटेन है इसके अगर हम बात करें C4H10, 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 ये क्या है, ये इसके हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट से, किसके, नेचुरल गैस के। अब यहां पे अगर बात करें ना इन तीन की, जब बात करें मोस्टली इन तीन की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि हम इनको क्या एज अ क्या यूज कर रहे होते हैं जब इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एलपीजी, एलपीजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी गैस है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर एलपीजी के आपने अक्सर गाड़ियों के अंदर सुनते हैं ना कि गाड़ियों में एलपीजी का गैस का सिलेंडर फटा जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, तो वो एलपीजी गैस जो है वो इस जब इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, एलपीजी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर या इनको हम क्या कर रहे होते हैं, नेचुरल गैस लिक्विडेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, नेचुरल गैस लिक्विडेटर, एनजीएल जिसको कहा जाता है, नेचुरल गैस लिक्विडेटर के। अच्छा, अब क्वेश्चन तो ये बनता है, ये तो हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स हैं, नॉन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स भी होते हैं क्या नेचुरल गैस के अंदर? जी बिल्कुल होते हैं। नेचुरल गैस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है, नेचुरल गैस के अंदर नॉन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स भी होते हैं। नॉन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं अगर उनकी बात करें तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वो एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो सामने से कोई ऑब्स्टिकल है, सामने से क्या है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस। अब ये क्या है, ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल का ये एक एज हो गया, इसी तरीके से ये एज हो गया। अब जब यहां से वो पास होगी वो इस तरीके से क्या होगी, डिफ्रैक्शन को जाहिर करेगी। इस तरीके के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कह रहे होते हैं। अब ये एक समझाने के लिए आपको बताया, आपको बाज दफा स्मॉल डिफ्रैक्शन भी मिलती है, स्मॉल दफा आप जब बात करते हैं ना स्मॉल डिफ्रैक्शन भी होती है और लार्ज डिफ्रैक्शन भी होती है, वो तो फिर पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। ये स्मॉल डिफ्रैक्शन इस तरह से आपको नजर आती है, इस तरीके से आपको नजर आती है, ये क्या है, ये स्मॉल डिफ्रैक्शन है। फिर इसी तरीके से वो दूसरी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो लार्ज डिफ्रैक्शन को जाहिर करती है। इसी तरीके से आप जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का कौन सा यूनिट है? पावर का यूनिट वाट है। पावर का यूनिट क्या है? वाट है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, किस में मेजर करते हैं, तो वो किलोवाट आवर में, वो किस में करते हैं, किलोवाट आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ ब्रेक नेक। ब्रेक नेक का मतलब होता है तेजी के साथ, तो रैपिड इसका क्या बनता है, राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन डी, विटामिन डी। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओनली विटामिन है दैट अ ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस, यानी कि ये एक वैध विटामिन है जो कि हमारी बॉडी, इंसानी जिस्म जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं, जितने भी हैं, वो हम क्या करते हैं दूसरी चीजों से, जैसे हम दालें हैं उनसे लेते हैं, मीट से लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजों से हम हासिल करते हैं। लेकिन ये वैध विटामिन है जो कि हमारा जिस्म खुद प्रोड्यूस इसको करता है सूरज की रोशनी से। और ये ऐसा नहीं है कि आप दिन को 12-1 बजे धूप में बैठ जाएं और कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, आप उनको
कहें कि हम विटामिन डी हासिल करें, उस टाइम नहीं होता, ये खास वक्त होता है। या तो अगर देखें ना, जो मतलब फॉरेनर्स हैं वो बीचेस पे जाके सनलाइट ले रहे होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये हर टाइम आपको नहीं मिलता, ये एक मखसूस टाइम इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक। बुक से हम कितनी अरेंजमेंट के लेटर्स बना सकते हैं। अब पहली बात ये याद रखिएगा, बुक की जब बात करते हैं, बुक में कितने लेटर्स हैं, इसमें टोटल 4 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? टोटल 4 लेटर्स हैं। इसमें कोई रिपीट हुआ है? जी हुआ है। रिपीट कितना है? रिपीट की जब बात करें, रिपीट कौन सा हुआ है? ओ हुआ है। ओ कितनी मर्तबा है? 2 टाइम्स है। ओ कितनी मर्तबा है? 2 टाइम्स है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल लेटर्स उनका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो रिपीट हुए हैं उनका फैक्टोरियल हम लेते हैं। अब फैक्टोरियल को ओपन करने का क्या तरीका होता है कि आपने रिवर्स में जाना है। 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी कि ये आपस में डॉट जो दरमियान में मैंने लगाया है वो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फिर इसी तरीके से अब 2 का फैक्टोरियल 2 के बाद 1 होता है, तो यहां पे देखिए ये 2 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 4 और 3 बच गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आंसर? इसका आंसर बनेगा 12। तो 12 डिफरेंट तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स ट्रेवल इन सॉल्वेंट्स इन द फॉर्म ऑफ। ये सॉल्वेंट्स की जब बात कर रहा है, यहां पे याद रखिएगा सॉल्वेंट्स की जगह वो आपको लिक्विड भी दे सकता है। सॉल्वेंट की जगह वो आपको लिक्विड भी दे सकता है। तो ये जो साउंड वेव्स होती हैं, ये जब ट्रेवल करती हैं लिक्विड के अंदर या सॉल्वेंट्स के अंदर, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पेडागॉजी मीन्स। पेडागॉजी मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। या जो छोटा बच्चा होता है जब उसको क्या किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो उसको जो पढ़ाने का सिखाने का जो तरीका होता है या प्रैक्टिस होती है उसको पेडागॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू इंडायरेक्ट। ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस। ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस। अब यहां पे देखें ये क्वेश्चन मार्क भी है, ये एक सवालिया फिक्रा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ही आस्क्ड हो जाएगा। ही सेड टू मी क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हो जाएगा। अब किससे? मी से। ही आस्क्ड मी। अब उसके बाद क्या है? अब जब ये सवालिया निशान का मैंने आपको बताया तो इफ लगेगा। क्या लगेगा? इफ लगेगा। तो जब इफ इसके लिए लगा दिया हमने, फिर आगे क्या बनेगा? आई लाइक्ड राइस। क्या होगा? आई लाइक्ड राइस होगा। ये फिर रूल्स हैं, इन रूल्स को फिर याद करना पड़ता है। तो यहां पे ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस, इसका क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड राइस। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? वो जो खुशी, हैरत या गमी के मौके पे मतलब क्या कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। अब यहां पे देखें, और उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान ये होती है कि उनके आखिर में इस तरह की एक सिंबल लगाई जाती है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। अब यहां पे देखें, आई लाइक द आइसक्रीम। अब ये तो आम सिंपल सेंटेंस है, अगर देखा जाए क्या है? आई लाइक द आइसक्रीम। उसके बाद दूसरा क्या है? आर यू कमिंग विद अस। अब ये क्या है? ये सवालिया फिक्र है, आर यू कमिंग विद अस। नेक्स्ट है कि स्टॉप टॉकिंग राइट नाउ। इस टाइम बात करना बंद कर दो। ये भी एक सिंपल सेंटेंस अगर देखा जाए। और यहां पे देखो, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब ये क्या है? ये व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो यहां पे देखें, इसके एंड पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यही हमारा राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसके लिए मीन इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मीन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ अ ब्लॉक ए इज 2.35 kg less than the mass of block B. The total mass of the two blocks is 4 kg and 50 gram. What is the mass of block B in kg? अब ब्लॉक B का हमने मास निकालना है। ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन है।
अब यहां पे पहली बात, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि इसको केजी में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है? केजी में कन्वर्ट करना है। कैसे केजी में कन्वर्ट करेंगे? देखो 4 केजी है, 4 केजी को 4000 ग्राम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4000 ग्राम। ऐसे होता है ना, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ये 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम है। अब इसको हमने चेंज करना है। जब 50 ग्राम को हमने चेंज करना है तो याद रखिएगा, उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे 1000 में कन्वर्ट करना है ना केजी बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 0.050 केजी। आई बात समझ में? अब यहां पे देखो ये टोटल, इसको अब हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि 4.05 केजी। अब वो लास्ट वाली जीरो अगर हटा दो वो भी मसला नहीं है। अब आते हैं मेन काम। ये आपने कर लिया। अब जब आपने ये कर लिया, अब क्योंकि हमें केजी में चाहिए, उसने केजी में आंसर मांगा है, तो अब यहां पे स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है मास ऑफ अ ब्लॉक ए इज 2.35 केजी लेस देन। अब यहां पे हम ये लिखते हैं मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी माइनस 2.35 केजी। आई बात समझ में? क्या कह रहा है? मास ऑफ ब्लॉक ए, ये मास ऑफ ए इज इक्वल टू 2.35 केजी लेस देन द मास ऑफ ब्लॉक बी, यानी कि मास ऑफ ब्लॉक बी जो है उससे क्या है? 2.35 केजी कम है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। आगे क्या कह रहा है? द टोटल मास ऑफ द 2 ब्लॉक्स। अब मास ऑफ ए जमा मास ऑफ बी वो कितना है? वो है 4 केजी एंड 50 ग्राम। ये है, तो इसमें पुट क्या करो? 4.05 केजी लिख दो। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसमें आपने क्या करना है? अब आपको पता है, आपके मास ऑफ ए आपको पता है, ये आप इधर पुट कर दो। मास ऑफ ए की जगह ये पुट कर दो, मास ऑफ बी माइनस 2.35 केजी प्लस एम बी, ये मास ऑफ बी ये, और इज इक्वल टू 4.05 केजी। अब यहां पे देखो, ये 1 MB और ये दूसरा MB, ये कितना हो जाएगा? 2 MB। ये MB से क्या मुराद है? मास ऑफ बी है, मास ऑफ बी है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2 मास ऑफ बी इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो 4.05। अब इधर आके ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2.35। अब यहां पे देखो 35 और में जब 5 जमा करेंगे तो वो तो 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। अब यहां पे पॉइंट आ गया, ये 2 और 4 कितना हो गया? 6। क्योंकि यहां पे देखो टाइम की कमी होती है, एक एक स्टेप को यहां पे मतलब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको ये थोड़ा सा, ये कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन हर किसी को आती है। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास 2 MB आ गया। अब यहां पे MB हमें चाहिए, मास ऑफ बी चाहिए, तो 6.40 भी कर दो और डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना आ जाएगा? वो 3.2 आ जाएगा। 3.20 लिखो, 3.2 लिखो, आपकी अपनी मर्जी। तो ये क्या है? यही हमने फाइंड करना था, वो हमने इस तरीके से फाइंड करना था और इसका ये आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद है? सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ये मुराद है जब उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। अब उसका चाहे मतलब इनवर्स के साथ करें। अब 1 और -1 की बात करें, अब -1 को उसी -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 आता है। तो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है? वो 1 है, 1 है, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आता है। अगर इसका इनवर्स लें, -1 बनता है, -1 को -1 से फिर मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व इट। 10 माइनस, अब यहां पे ना बॉड मास अप्लाई होता है। यहां पे क्या होता है? बॉड मास अप्लाई होता है। अब ये बॉड मास अप्लाई होता है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में इसको बताया हुआ है, वो आप चेक कर लीजिएगा। यहां पे फिर भी बता देता हूं। बी से क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट्स याद कर लो, ब्रैकेट्स। और ओ से ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब है पावर। और डी से डिवीजन, डिवीजन मैं यहां पे आपको करके भी दिखाता हूं। एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले 20 वाला काम करेंगे, फिर ऑपरेटर ऑर्डर पावर वाला, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर एंड पे सब्ट्रैक्शन होगी। ये बॉड मास रूल कहता है। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 10 माइनस 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहां पे देखो बॉड मास को हम अप्लाई करते हैं। जब बॉड मास को अप्लाई करते हैं, देखें इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, छोड़ दे। ऑर्डर है, ऑर्डर भी नहीं है, छोड़ दे, यानी कि ऑर्डर से मुराद पावर नहीं है। डिवीजन है जी, डिवीजन है। सबसे पहले डिवीजन को करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? डिवीजन को। 10 माइनस 40 जमा 6। अब 20 को जब हम क्या करेंगे? 20 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे देखें डिवीजन हमने कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन है जी, मल्टीप्लिकेशन है। हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 माइनस 40। अब यहां पे देखो 6 5 कितना आ गया? 30 आ गया। 6 5 कितना आ गया? 30 आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन भी हमने कर ली। अब एडिशन हो गई। एडिशन 30 और 10 कितना हो गया? 40। 40 माइनस 40। अब ये एडिशन भी हो गई। अब सब्ट्रैक्शन बच गई। जब सब्ट्रैक्शन बच गई तो 40 माइनस 40 कितना बनेगा? 0 बनेगा। ये इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। 27 इनके दरमियान डिफरेंस देखो। 27 और 32 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 5 का है। 32 और 30 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? -2 का। 30 और 35 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 5 का। 35 और 33 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? -2 का। तो एक बात समझ आ रही है, 5 -2, 5 -2, तो अगला क्या होगा? अगला 5 होगा। तो जब 33 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 38 बनेगा। इस तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके पेयर बना लें, पेयर बना लें। इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका पेयर इसके साथ बनेगा, इसका ऊपर वालों का पेयर इस तरह से फिर बना लो। अब देखो ये 27 और 30 के दरमियान डिफरेंस 3 का, 30 और 33 के दरमियान डिफरेंस 3 का, 32 और 35 के दरमियान डिफरेंस 3 का, तो अगला भी 3 का डिफरेंस आना चाहिए। यानी कि 35 में 3 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 38 आएगा। तो आप उस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपको सिर्फ रूल्स बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल 4 से लेके 7 तक। 4 से लेके 7 तक। अब इसका हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पे एक बात ये भी याद रखना, ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट डेटा है। ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा में एक स्टेप एक्स्ट्रा में करना पड़ता है। अब यहां पे देखो अपर लिमिट क्या है? ये अपर लिमिट है 7 है। अब माइनस ये लोअर लिमिट है -4, ये कितना आएगा? 3 आएगा। जब मैंने आपको कहा है कि ये डिस्क्रीट डेटा है, तो डिस्क्रीट डेटा में लास्ट में हमने क्या करना है? लास्ट में हमने 3 और जो आंसर आया आपका उसमें एक लाजमी हमने और ऐड करना है। जब वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। लास्ट में आपने एक लाजमी ऐड करना है अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइस इज रोल्ड वंस। अब डाइस जो है उस पे कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब 4 से ग्रेटर कितने नंबर्स हैं? 4 से ग्रेटर 2 नंबर है, 1 2 नंबर है। तो 2 को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड कर देंगे टोटल नंबर्स पे। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? 1/3 आएगा और ये इसका राइट ऑप्शन बनता है कि 1/3 चांसेस हैं कि हमारे पास 4 से बड़ा नंबर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ x इन 5 टेस्ट। एवरेज स्कोर ऑफ x इन 5 टेस्ट्स। अब यहां पे देखो सम क्या बनेगा? सम बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई x। कितना आएगा? 5x बनेगा। ये तो 5 का है, ये तो 5 टेस्ट का है। आगे क्या कह रहा है? इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एवरेज, अगर आप अपनी एवरेज को इंक्रीज करना चाहते हैं टू y आफ्टर टेकिंग 1 मोर टेस्ट, आप एक और टेस्ट खेलते हैं या लेते हैं तो क्या होगा? अब आप जब एक टेस्ट और खेल रहे हैं तो कितने बन जाएंगे? एवरेज क्या होगी? अब यहां पे देखो एवरेज हमने निकालनी है पहली बात, तो आपके पास सम क्या आएगा? सम। अब आपके पास नंबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं कि y है हमारे पास के y है। क्या है? y है, एवरेज y है। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया? सम क्या आया? सम हमारे पास 6y आया। अब इस 6y में ये 5x पहले से मौजूद
है, क्योंकि आप अपनी एवरेज को इंक्रीज कर रहे हो। जब इंक्रीज कर रहे हो तो हमने यही बताना है कि यहां पे व्हाट स्कोर डू यू नीड ऑन दैट टेस्ट, हमें कितना स्कोर और करने चाहिए, तो वो 6y - 5x बनेगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो वाटर अब्जॉर्प्शन है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी अगर हम बात करें, बड़ी आंत, ये क्या होती है, बड़ी आंत होती है। इसमें प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, इसमें एक काम इसका ये भी होता है, प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी इसका फंक्शन होता है। फिर इसी तरीके से एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो फुजला होता है, फुजला वेस्ट होता है, उसको खारिज करना, एलिमिनेशन, उसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ये भी इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन सी है? सबसे पहला जो वायरस से फैलती है डिजीज, वो वाली डिजीज जो वायरस से फैलती है। अब इसकी जब बात करें तो चिकन पॉक्स इसमें राइट ऑप्शन बनता है। इसी तरीके से जैसे कोविड-19 आया, कोविड-19 भी एक क्या थी, एक वायरल डिजीज थी। कोविड-19 भी एक वायरल डिजीज थी। इसी तरीके से हेपेटाइटिस ए और बी, ये भी एक वायरल डिजीज है। फिर इसी तरीके से फ्लू या फ्लू की जगह इन्फ्लुएंजा कहेगा, इन्फ्लुएंजा, ये भी एक वायरल डिजीज है, वायरस। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें मम्प्स भी एक क्या है, वायरल डिजीज है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये लाहौर है। ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास सी पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाहें होती हैं, बाहर से जितना भी सामान आता है वो बंदरगाहों पे, सी पोर्ट्स पे पहुंचता है। सी पोर्ट से फिर क्या होता है, आगे मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाने के लिए जो होता है जमीनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे मुख्तलिफ शहरों में ड्राई पोर्ट्स कायम किए गए हैं, उनको ड्राई पोर्ट्स कहा जाता है। जैसे मुल्तान में भी है, इसी तरीके से और भी जगहों पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फेडरल शरिया कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। तो ये 1980 में हुई थी। और इसमें याद रखिएगा, जब इसी की बात करते हैं, ये किसका टिनोर था? ये टिनोर किसका था? जियाउल हक साहब का था। किसका टिनोर था? जियाउल हक साहब का टिनोर था, उन्होंने ये बनवाई थी। फिर याद रखिएगा, इसका अगर बात करें, ये कहां पे है? इस्लामाबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कह सकता है इस्लामाबाद में। और इसमें जो जज तैनात होता है ना, जो जज होता है इनका, वो 3 साल के लिए होता है। वो कितने साल के लिए होता है? वो 3 साल के लिए होता है। और करंट जो इसका चीफ जज है, वो इकबाल हमीदुर रहमान है। इसका करंट कौन सा है? इकबाल हमीदुर रहमान है। ये भी याद रखिएगा, करंट जो चीफ जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर डज नॉट फ्लो ऑन पाकिस्तान लैंड। तो ये कौन सा? ये ब्यास है। ये ब्यास है। आप इंडस वाटर ट्रीटी को याद करें। इंडस वाटर ट्रीटी में 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान को दिए गए थे और 3 दरिया जो है वो इंडिया को दिए गए थे। पाकिस्तान को ICJ दिए गए थे और इंडिया को RBS दिया गया था। आर से रावी। अब ये तो अब मतलब रावी में पानी आ रहा है, इससे पहले रावी का पानी इंडिया ने रोक लिया था। फिर इसी तरीके से ब्यास अब पाकिस्तान में नहीं आता, ब्यास का पानी रोक चुका है। और इसी तरीके से सतलुज, ये 3 दरिया जो है ये इंडिया के पास है, इंडिया के पास। और इनके अगर बात करें तो ये क्या है? इंडस पाकिस्तान का है। चनाब भी पाकिस्तान का है। और जैसे झेलम भी पाकिस्तान का है। इनको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है, ईस्टर्न रिवर्स, और इनको वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। ये तीनों पाकिस्तान के। इनका पानी बंद नहीं कर सकता, वरना इंडस वाटर ट्रीटी की क्या होगी? खिलाफवर्जी होगी। वो जब भी काम करते हैं वो इन पे काम करते हैं। जब उसके पास पानी ज्यादा हो जाता है वो छोड़ देता है, फिर पाकिस्तान में भी पानी आ जाता है। जैसे अभी रावी भी पाकिस्तान में दोबारा बहने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which model of learning combines in-person instruction with online or digital components? Online और digital components की जब बात करते हैं तो ये blended learning कहलाती है। ये कौन सी कहलाती है? blended learning कहलाती है। Next question है, projective techniques are used to measure
पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ये पर्सनैलिटी को मेजर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के जरिए जो टीचिंग होती है वो क्या कहलाती है? फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ फॉल्टीट्यूड। फॉल्टीट्यूड का क्या बनता है? वीकनेस। वीकनेस, कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिमोन। परसिमोन इज अ, तो ये फ्रूट है। परसिमन क्या है? एक खास किस्म का फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। पास द टेस्ट, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। आई नो हिम, इसका क्या बनेगा? ही इज नोन टू मी। ही इज नोन टू मी। इसका एक और भी बनता है, वो रूल्स फिर आपको पूरे समझाने पड़ेंगे।